नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर मैनपुरी से है, जहां जनपद मैनपुरी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विकास भवन के प्रांगण में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मकर संक्रांति अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका स्वागत जिला अधिकारी अविनाश कृष्णा सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बुके व भेंट देकर स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने 80 दिव्यांग प्रतिभागियों को 80% विकलांग है, उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने जिला प्रशासन को बधाई का पात्र बताते हुए तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांग लोगों को दी गई ये ट्राईसाइकिल उनके लिए वरदान साबित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए पहला कदम उठाया है। ट्राईसाइकिल के जरिए रोजगार विकलांग अपने प्रतिष्ठान पर समय से पहुंचेंगे, उन्हें आने जाने की कोई परेशानी नहीं होगी। ट्राईसाइकिल दिव्यांग लोगों के लिए उड़ान भरने का काम करेगी। वहीं दिव्यांग लाभार्थियों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को कोटि बधाई व आभार प्रकट किया। नीतू सक्सेना। नीतू जी, आज आपको ट्राईसाइकिल मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ। सर, वर्षों के सपने साकार हुए हैं। सरकार ने जो हमें मोटराइज द्वारा दी गई है, इससे हम अपने सभी सपने पूरे कर सकेंगे। अच्छा, ये क्या हाथ से चलेगी या ऐसे ही चलेगी? नहीं, हाथों से चलेगी। नहीं चलेगी तो क्या ये इसमें बैटरी चार्ज करेंगे? अच्छा, इसमें हाथ चलाने की जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा, हेल्प किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें ट्राईसाइकिल में हैंडल मारते मारते थक जाते थे जी। इसमें मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चला सकेंगे हम। मुझे फिर से एक नई उड़ान मिल गई है, मुझे ये समझिए आप, पैर मिल गए मुझे। ठीक है भैया, आपका आज आप ट्राईसाइकिल पे बैठे हैं, ये ट्राईसाइकिल मिली है? अच्छा गुलशन जी, ये बताइए कि आज आपको ट्राईसाइकिल मिली है, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या कहना चाहेंगे? फायदे तो बहुत सारे होंगे, जैसे हम पढ़ने में पढ़ने नहीं जा पा रहे थे, तो उसके लिए हमें इसके लिए लाभ मिलेगा जी। ठीक है, और हम अपने अच्छे कोई सी भी जॉब के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और इसी को जीवन आसान हुआ है। जीवन आसान हुआ है। अच्छा, आने जाने में क्या परेशानी होती थी? आने जाने में परेशानी होती थी, एक तो वेट ज़्यादा था, इस वजह से और ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन अब ये कोचिंग वगैरह अच्छे से लगा पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे जी, ठीक। ट्राईसाइकिल वितरण की गई है सर, किस उपलक्ष्य में की गई है, क्या पूरा मामला सर? देखिए, जैसा कि आप सब विदित हैं कि दिव्यांग जन कल्याण के लिए जी प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है, चिंतित रहती है और सरकार का प्रयास है कि ऐसे लोगों को उनके सहयोगी उपकरण समय समय पर बढ़ते रहें। अरे नीचे कर लो यार। 2023 में प्रथम बार मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा विकास भवन पर इस तरह की योजना 80 लाभार्थियों को जो चिन्हित थे उनको आज जो साइकिल जो मोटराइज्ड है, बैटरी से संचालित है, देने का काम किया गया है, जिसकी एक ट्राईसाइकिल की कीमत 40,000 रुपये सर। अगर मैं समझता हूँ उससे सुगमता होगी और 30 किलोमीटर तक एक बार में चार्ज होने पे ये चल सकती है और इससे दिव्यांग जनों के लिए ये वरदान साबित होगी। कहीं भी आने के जाने के लिए अब वो अपने को असहाय और विकलांग महसूस नहीं करेंगे। ठीक है सर। आपका? अख्तर अली, आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये एक प्रोग्राम किया गया विकलांगों के लिए, जहाँ ट्राईसाइकिल वितरण की गई है। अच्छा, किसके माध्यम से की गई है और क्या कहना चाहेंगे इस ट्राईसाइकिल को लेकर? ये सरकार के माध्यम से की गई है और हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, उनने बहुत मेहनत की है जी। और हम लोगों का ये हमारे हम लोगों के पैरों से तो हैंडीकैप है ही जी, तो हमारी ये दूसरे पैर सरकार की सहायता दे रही है हमारे, इससे हमें बहुत सहूलियत मिलेगी जी और हमारे जीवन में इसके बढ़ने के लिए हमें इशारा है। अच्छा, जो काम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो काम आप देर में कर पाते वो जल्दी हो जाए, वो जल्दी कर रहे हैं। ठीक है।
मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम मक्खनपुर निवासी शिवकांत पुत्र मुकेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि आरोपी सुखराम पुत्र हरदयाल पंकज आकाश सुखराम ग्राम मक्खनपुर तथा एक मुकेश कुमार के सिर में कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भोगांव सीएचसी रेफर कर दिया गया है। वहीं शिकायतकर्ता के पिता मुकेश कुमार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार भोगांव थाना पहुंचा, जहां पर शिकायती पत्र दिया और थाने के द्वारा धारा 323, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शीतला, पूरी बात बताओ, क्या हुआ तुम्हारे? मेरे पापा को मारा है सुखराम सिंह ने। हाँ। जोधपुर गए थे, टक्कर मारी है पहले, फिर मारा है। क्यों मारा है, क्या वजह थी? पापा दादा के रुपया लिए थे उन्हें। कितने पैसे थे? 1,50,000। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उनने पहले तो उनके भतीजे ने थप्पड़ मारा है। हाँ, फिर काय से मारा है उन्हें? टकोरे से। टकोरा क्या है? हाँ। सिर में चोट लगी है बेटा क्या? पुलिस में गए थे आप? पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। पुलिस में गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? ठीक है, हम पूछेंगे खुद, भैया पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, मेरे पिता का नाम मुकेश है और उनके पिता का नाम मेबाराम है। अच्छा, एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है आपका? हमारा थाना भोगांव से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसी छोटी मोटी धाराएं लिख दी गई। कुल्हाड़ी से मारा उनके सिर में। किन लोगों ने? सुखराम ने मारा है, ग्राम मक्खनीपुर का है। सुखराम ने मारा है? 2 अज्ञात लोग हैं। अच्छा, किस चीज़ से वार किया है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से जी। तो थाने आप गए थे क्या? गए थे, वहाँ से कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कुछ सुन ही नहीं रहा है, वो उनका डॉक्टरी वो नहीं हो रहा है। कब मारा हो रहा था? है। कितना समय हो गया? 8 तारीख को मारा था। हाँ। 8 तारीख को? जी। क्या नाम है जिनको चोट लगी है? इनका नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार कौन है आपके? वो पिताजी है हमारे। मेडिकल वगैरह हुआ इनका? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तहरीर भी नहीं ली पुलिस ने? दी थी, तहरीर दी थाने में हमने। हाँ। कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ से, वो कैंसिल करके सर। अच्छा, मुकदमा तो आपका लिखा गया ना? पता नहीं, ऐसा ही लिख दिया, कुछ वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने मारा वो पकड़ में आया अब तक? नहीं, अभी नहीं आया पकड़ में। वो क्या चाहते हैं अब आप? उसको पकड़ के जेल में डालो और क्या। अच्छा, कौन व्यक्ति है वो? उसका नाम सुखराम है, उसके पुत्र का नाम आकाश और पंकज है। अच्छा, क्या प्रवृत्ति है इसके? पहले आपराधिक इतिहास है इसका क्या पहले से? पैसे का मैटर था मेरे बाबा का। मेरे बाबा से 1,00,000 रुपए 5,000 लिए थे, वो पैसे भी नहीं दिए और कुछ दिन पहले मेरे पापा के थप्पड़ भी मारा था उसके भतीजे ने। क्या गुंडा किस्म का व्यक्ति है ये? हाँ, वो गुंडा है। वो कोई राजनीतिक दल से है? किसी पार्टी से संबंध उसका? हाँ, पार्टी से वो है, पता नहीं किधर से ऊपर सबसे जुड़ा हुआ है वो। ठीक। तो सर, आज जो है ना यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस में एक पीड़ित आए हैं सर, 4-5 वर्ष का। ये पूरा मामला क्या है, कहाँ का मामला है? देखो, शिवकांत है ये, शिवकांत मुकेश मक्खनपुर के झगड़ा हुआ था इनमें, तो उसकी मुकदमा अंकित किया गया 323, 504, 506। ये इलाज के लिए इनको सैफी ले गए थे। अब जो भी वहाँ इलाज उनके डॉक्टरी परीक्षण में जो धाराएं बनेंगी वो धारा बढ़वा के कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप ये लगा रहे हैं कि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, मुकदमा उसी दिन लिखा गया है, जिस दिन ये आए उसी मुकदमा लिखा गया है, कार्रवाई हो रही है। डॉक्टरी परीक्षण की डॉक्टर की रिपोर्ट मिल जाएगी सफाई से, वो कार्रवाई पूरी होगी। इस पर जो धाराएं बनेंगी आरोपी पकड़े जाएंगे? बिल्कुल पकड़े जाएंगे, पकड़ने। ठीक है। मेले में बढ़ रही वारदातों पर एसपी ने अपनाया सख्त रुख। मेले में लगी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा। मेला क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स के साथ घूमकर देखी सुरक्षा व्यवस्था। एसपी ने पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी पॉइंट पर 100% तैनात रहने के लिए दिए कड़े निर्देश। एसपी के पूछने पर एक पुलिसकर्मी नहीं बता पाया अपना ड्यूटी पॉइंट। इस पर पुलिसकर्मी को एसपी ने लगाई फटकार। एसपी ने संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने व निशानदेही तेज करने की सारी वर्दी में पुलिसकर्मियों को किया तैनात। एसपी ने मेला प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मेला कार्यालय में की समीक्षा।
एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मकर संक्रांति के स्नान को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। उसी क्रम में रूट डायवर्जन भी बड़े वाहनों का करवाया गया है। साथ ही पांचाल घाट गंगा नदी में एक फ्लड पीएसी व स्थानीय गोताखोरों भी तैनात किए गए हैं। एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखे, इसके लिए भी यातायात प्रभारी को निर्देश दिए हैं। साथ ही एसपी ने गंगा तट पर लगे मेला श्री राम नगरिया का भ्रमण के दौरान गंगा नदी के दक्षिण की तरफ बने घाटों का भी निरीक्षण किया। शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर लगे मेला श्री राम नगरिया का मामला। सर, मकर संक्रांति को लेकर आज आपने पूरे मेले का निरीक्षण किया, क्या क्या आदेश दिए गए और कैसा अनुभव रहा? कल पहला जो स्नान है इस क्रांति का मकर और परसों 14 तारीख और 15 तारीख को, उसके संबंध में जो तैयारियां हैं वो हमारे यहाँ पर जो मेला प्रभारी हैं प्लस लोकल थाना प्रभारी और हमारे जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट रहेगा उसके क्रम में चीज़ों को देखा गया है और बताया गया है कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ कल हमारे यहाँ पर जो लोग स्नान करेंगे उसके लिए फ्लड पीएसी का प्लस जो लोकल गोताखोर है उनकी व्यवस्था की गई है और प्रशासन और पुलिस की तरफ से हमने सारी व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि कोई ड्राउनिंग की घटना ना हो पाए। प्लस जो कल लोग आएंगे और एक्सपेक्टेड भीड़ है वो करीब जनरली रहती है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, तो उसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन का भी प्लान रखा गया है जिसके संबंध में आसपास के जनपदों से बात की गई है और उसको प्रचार प्रसार भी करवाया जा रहा है कि जो हैवी वाहन है वो कल से आज से उनको हम डाइवर्ट करवा के रखेंगे और यहाँ आसपास जितने भी पब्लिक आएगी उनके वाहनों का उनके जो मैनेजमेंट है उनको कहाँ पार्क करवाना है वो सारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। कहाँ पे हमें पिकेट ड्यूटी बढ़ानी है और कहाँ पर हमें गश्त बढ़ानी है उसके संबंध में दिशा निर्देशित किया गया है और इस तरीके से सारी व्यवस्थाएँ देखी गई है और अभी तक सारी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही है और छोटी मोटी जो समस्याएं आ रही हैं उनको त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए उनका निस्तारण करवाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाली स्नान होगा वो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से उसको सभी संपन्न करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिला संवाददाता प्रवीण कुमार शनिवार को फतेहगढ़ थाना समाधान दिवस पर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सुनी समस्याएं व दिए निर्देश। आज थाना फतेहगढ़ में उपस्थित जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने लोगों की सुनी समस्याएं व दिए निर्देश। उपस्थित रहे लेखपालों द्वारा समर्थकों का किया निस्तारण। फतेहगढ़ कोतवाली में आए हुए हैं सर, कितने मामले आए और कितने निस्तारण? अभी तक जितनी देर हम लोग बैठे कुल 3 मामले आए थे, तो संबंधित को निर्देश दे दिया है, 1 सप्ताह का समय दिया गया है, उसका निस्तारण। ठीक। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के समीप गरबोलिया गांव में 7 दिवसीय गौ कथा श्रवण करने के लिए दूर दराज सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गौ कथा में कथा प्रवक्ता साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती ने गौ माता के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए गौ माता की महिमा का विस्तृत से वर्णन किया। वहीं गौ माता की महिमा के बारे में बताया गौ माता क्या है। गौ माता की महिमा को लेकर उन्होंने कहा कि मानव किस राह पर चल रहा। इस मौके पर झालावाड़ बारा प्रकल्प प्रमुख दुलीचंद गुजर, प्रधान प्रतिनिधि ललित गुप्ता, हिंदू जागरण मंच अध्यक्ष रमेश चंद्र घड़ावली, सुरेश जोशी, बबलू मीना, सेवा भारती अध्यक्ष मौजूद थे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमारे भारत में गाय माताओं की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है, क्योंकि लोग गाय माता की महिमा को भूल चुके हैं। पहले सभी लोगों के घरों में गाय माताएं होती थी, क्योंकि लोगों को गाय माता की महिमा पता थी, लेकिन अब सब लोग स्वार्थ में डूब कर के गाय माता को भूल करके और अपने घरों से बाहर निकाल रहे हैं। अगर पुनः लोगों को गाय माता की महिमा के बारे में बताया जाए कि गाय माता जी के दूध, दही, घी से क्या होता है, गाय माता जी का गौमूत्र का सेवन करने से हमारे शरीर की कितनी बीमारियां खत्म हो जाती है, अगर इसके बारे में लोगों को बताया जाए तो निश्चित रूप से लोग वापस गाय माता जी को घर में लेकर के आएंगे और पुनः सेवा करेंगे। क्योंकि जब तक लोगों को महिमा पता नहीं चलेगी तब तक लोग गाय माता की सेवा नहीं कर पाएंगे। जब महिमा पता चलेगी तो अपना आप ही लोग ला करके गौ माता की सेवा करेंगे। आज लोग पंचगव्य का महत्व भूल चुके हैं। हालांकि विज्ञान भी गाय माता जी के मूत्र पर कई बार शोध कर चुका है और गुजरात के तो जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के 12 डॉक्टरों की टीम ने 400 गौ माताओं पर 4 वर्ष तक रिसर्च भी किया था, तो पता लगाया था कि गाय माता जी के मूत्र में 388 प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व पाए गए
जो इंसान के 174 प्रकार की बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो अगर ये ऐसी बातें लोगों को पता चलेगी कि वास्तव में गाय माता जी के मूत्र से हमारे 174 प्रकार की बीमारियां दूर होती, तो निश्चित रूप से लोग जो डॉक्टरों के यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं वो गाय माता की महिमा समझ करके पुनः गौमूत्र लेना शुरू करेंगे और पुनः गौ माता की सेवा शुरू करेंगे। अगर लोगों को गाय माता के गोबर के बारे में महत्व पता चलेगा कि वास्तव में गाय माता का गोबर कितना शक्तिशाली है। गाय माता का गोबर हानिकारक रेडियंस को पास में आने से रोकता है। गाय माता के गोबर को अपने शरीर पे लगाने से खुजली भी ठीक होती है। यहाँ तक कि गाय माता के गोबर में तो साक्षात लक्ष्मी माता का निवास है। अगर ये सारी बातें लोगों को बताई जाए तो निश्चित रूप से लोग गौ की सेवा से अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि आजकल ये सारी बातें लोग भूल चुके हैं और ये सारी बातें कोई बताता भी नहीं है। तो लोगों को बस यही हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाय माता की महिमा पता चले, ताकि जो सुनी गाय माताएं घूम रही वो पुनः घरों में ला कर के लोग सेवा करें, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी गौ माता तो हमारे सड़कों पर घूम ही नहीं रही है। 135 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तान की धरती पर रह रही है। मान लो अगर हम 35 करोड़ के ऊपर के लोगों को छोड़ दें जो गाय माता को अपनी माँ नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी 100 करोड़ तो हिंदू है जो गाय माता को माँ मानते हैं, और 40 लोगों पर गाय माता आ रही है, क्योंकि गाय माता इतनी बची नहीं, लगभग 4 करोड़ के आसपास ही गाय माता बची है। तो 20, 30, 40 लोगों पर भी एक गाय माता आ रही। अगर 20 लोग भी मिलकर एक गाय माता की सेवा कर ले तो वैसे ही हिंदुस्तान में गाय माता इतनी कम पड़ेगी कि इटावा को यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की तरफ से मिली है, जिसके चलते आज लखनऊ में चल रहे पर्यटन विभाग की टीम इटावा शहर के ऐतिहासिक सिद्धपीठ मंदिर नीलकंठ मंदिर पहुंची, जहां नीलकंठ मंदिर का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण इटावा पहुंचे पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कल्याण सिंह ने आर्किटेक्ट की टीम के साथ नीलकंठ मंदिर का सर्वे किया शुरू। भाजपा के जिला महामंत्री प्रशांत राव चौबे ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुलाकात कर प्रस्ताव पत्र देकर इटावा के धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण व विकसित कराने की मांग की थी। पर्यटन मंत्री की मंजूरी के बाद मंदिरों का सर्वे शुरू। इटावा के मंदिरों के लिए 5 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग ने किए मंजूर। डिप्टी डायरेक्टर कल्याण सिंह व आर्किटेक्ट की टीम ने मंदिर का सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट मंत्रालय में पेश होते ही नीलकंठ मंदिर के साथ ही शकरनगर नगर स्थित भारेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कल्याण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पर्यटन विभाग के हमारे मंत्री जयवीर सिंह इस क्षेत्र से हैं, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र का ध्यान बना रहता है। इटावा शहर का यह ऐतिहासिक सिद्धपीठ नीलकंठ मंदिर की प्राचीन है, इसलिए इसको पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जाना है। सर्वे के बाद विभाग ने उनकी रिपोर्ट पेश की जाएगी और पूरी संभावना है कि इस वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाएगा। यहां आने के वाले पर्यटकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सके, उन्हीं कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। इटावा से भाजपा के महामंत्री प्रशांत राव चौबे ने बताया कि इटावा के विकास को लेकर पर्यटन मंत्री से इटावा के 4 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसको उन्होंने तुरंत पास कर दिया। मंदिरों में आने वाले पर्यटकों के लिए मंदिर की बाउंड्री वाले से लेकर मंदिर में टीन शेड की व्यवस्था करना, साथ ही बैठने के लिए बेंच और पानी की टंकी के साथ ही अन्य कई सुविधाएं दी जाएगी, जिसके लिए सरकार की तरफ से 5 करोड़ की बजट की व्यवस्था की गई है। शांताव जी, इटावा के सिद्धपीठ मंदिर है या और भी पर्यटन स्थल है, कैसे आपके मन में विचार आया आपने यहाँ के पर्यटन मंत्री से बात की कि इनको जोड़ा क्या किया जाए? ये तो इटावा में रहता हूँ, इटावा जन्मभूमि है, तो यहाँ का विकास करना और विकास होना ये हर इटावा वासी के लिए गर्व की बात है। और हमारी समझ से सभी लोग जो रहते हैं वो सोचते हैं किस तरह से इटावा को नए शिखर पर ले जाया जाए। इसी क्रम में माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से चर्चा हुई और उन्होंने 4 इटावा जनपद के 4 मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव हमने दिया और उसको उन्होंने तत्काल स्वीकृत किया, जिसमें हजारी महादेव मंदिर सरसई नावर पर 1 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया था, एवं 3 मंदिर भारेश्वर, कालेश्वर, चकरनगर में, और इटावा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर नीलकंठ महादेव का जो है जीर्णोद्धार के लिए टीम आई हुई है। और ये टीम ने यहाँ पर पूरा सर्वे किया है और जैसा कि बताया गया है कि इसको पूरा कवर करके बेंच, शौचालय, आरओ वाटर, बाउंड्री वाल, तार फेंसिंग सहित जितनी भी सौंदर्यीकरण की व्यवस्थाएं हैं, लगभग 5 करोड़ का बजट स्वीकृत करने का कार्य माननीय मंत्री जी करेंगे और इसको इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करा करके कार्य कराने का काम करेंगे, जिससे कि इटावा जनपद का यह ऐतिहासिक मंदिर
इटावा के आसपास लोगों के लिए गौरवपूर्ण स्थापित हो और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कब से ये कार्य शुरू हो जाए ताकि पर्यटकों को इसकी जल्दी सुविधा मिल सके? जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, उन्होंने बताया हुआ है, जिन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर लिया है, अभी अपना वित्तीय स्वीकृत के लिए भेजेंगे और जैसे कि संभावना जताई जा रहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसको स्वीकृत मिल जाएगी और काम अतिशीघ्र शुरू कराने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और अतिशीघ्र इसको शुरू कराऊंगा। सफारी भी एक बड़ा यहाँ की पहचान है, वहाँ भी काफी सफा- संख्या में पर्यटक आते हैं, तो उसकी बिल्कुल प्लानिंग आप बिल्कुल सफारी के लिए भी आज ही जो है उसमें वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ने कुछ प्रस्ताव भेजा था, उस पर जाके आज ही कि बच्चों के लिए वहाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, तो बच्चों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करके वहाँ झूले इत्यादि विकसित करने के लिए आज ही जो है ये लोग स्थलीय निरीक्षण करके उसका प्रपोजल बना के पेश करेंगे और उसको भी इसी के साथ शुरू कराने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इटावा के ऐतिहासिक मंदिर या पर्यटन स्थल उनको लेकर के सरकार प्रयास करते हैं, किस तरह आप लोग सर्वे कर रहे हैं, कैसे कार्यक्रम की योजना है? हाँ, अभी जब से हमारे माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र से हैं तो इस क्षेत्र का स्वाभाविक है कि ध्यान रहता है तो विकास में। तो यहाँ इटावा में जो नीलकंठ मंदिर है आपका, ये बहुत ही बताया कि का महत्व है और इस पे सिद्ध है, इसलिए इसका पर्यटन के सुविधाओं की स्थापना के लिए इसकी विकास कराया जाना है। तो इसी में क्या क्या सुविधाएं हैं वो माननीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के ट्रस्ट के जो सदस्यगण होंगे और भी जो यहाँ आते श्रद्धालु, उनकी जो आकांक्षा है कि यहाँ ये आवश्यकताएं होनी है, उसकी स्थापना कराई जाएगी। उसका आज सर्वे करने आए हैं और सर्वे का इसका आकलन बनेगा और इसका धनराशि जैसे प्रकाश की स्वीकृति हो जाएगी, इसी वित्तीय वर्ष में होने की संभावना है, हो जाएगा, उसको हम शुरुआत करा देंगे। ऐसी और की कमी आपको दिखती है जिनको पूरा किया जाएगा? पर्यटन विभाग का मुख्य काम जो पर्यटक श्रद्धालु भक्तगण आते हैं वो यहाँ आराम से रहें, उनको कोई मूलभूत सुविधाओं की कमी ना महसूस हो, वो हम सुविधाएं यहाँ स्थापित कराते हैं। मंदिर के अलावा और भी इटावा में कहाँ? इटावा में अभी वर्तमान में तो यही निर्देशन है कि इसी को सर्वे करा के प्रस्ताव भेजा जाए। बाकी जैसे ही जनप्रतिनिधि और सरकार में जो आवश्यकता आप लोग कहेंगे, माननीय मंत्री जी का जो बात पहुंचेगी उसका पालन कराया जाएगा। सफारी की भी कोई योजना है? सफारी की वैसे तो नहीं है, पर मेरा एक है डीएफ, वहाँ के डायरेक्टर साहब से बात भी हुई थी, उसके अंदर एक बच्चों के लिए कुछ है नहीं, तो उसका भी प्रस्ताव है कि उसमें जो बच्चों के लिए आवश्यक हैं, जिससे बच्चे कम से कम उसमें अपने को बोरिंग फीलिंग ना करें, उसके लिए व्यवस्था के लिए एक हम आकलन बनवा के तैयार कर भिजवा रहे हैं शासन में। अगर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है तो लगभग वो 1 करोड़ के आसपास है, उसका भी काम शुरुआत कराई जाएगी। कब से काम शुरू हो जाएगा? जैसे वित्तीय आकलन गठित में 10-15 दिन लगते हैं, इसके पश्चात उसके जो भूस्वामी संबंधित प्रपत्र हैं वो राजस्व अधिकारियों से मिलते हैं, नगर निगम से प्राप्त होते हैं, और अगर ये कोई संस्था उसमें ट्रस्ट है तो उसके सचिव या अध्यक्ष जी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है कि हमें इस मंदिर में कार्य कराने में कोई आपत्ति नहीं है। और इसके बाद इसका रखरखाव कौन करेगा? सरकार में रखरखाव की बड़ी दिक्कत आती है, हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ के जो स्थानीय ट्रस्ट है वो रखरखाव करेगा, इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस पर कोई धनराशि नहीं मांगेंगे। इसी आधार पर हम लोग पर्यटन विकास की पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे श्रद्धालुगणों को और अच्छा आने में, अगली बार आने में सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसके तरफ भरे और कालेश्वर मंदिर के लिए हाँ, इसकी सूचना है? हाँ, भरे और कालेश्वर से पहले पिछले शनिवार को हम, ये गुंजन जी हम आर्किटेक्ट हैं, हमारे यहाँ पैनल हैं, तो ये गई थी और वो वहाँ का पैनल नहीं उनका सर्वे कर लिया गया है। उसमें मेन यही आधारभूत सुविधाएं हैं, बेंच है, यात्री को बैठने की व्यवस्था नहीं है, यात्री शेड है, यात्री विश्राम गृह है, और कहीं कहीं मंदिर पहुंचने के लिए संपर्क मार्ग है, सीढ़ियाँ के रूप में टूट गई हैं, तो वो सब सौंदर्यीकरण के रूप में हम व्यवस्था करा देते हैं। पर्यटन विभाग का काम किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार या उसको बनाने का नहीं होता है। हमारा यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ की जन सामान्य के लिए जो आते हैं, हमारे यहाँ जो भी एक व्यक्ति किसी भी दूसरी जगह जाता है वो पर्यटक के रूप में मान लिया जाता है। वो जहाँ आते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, विद्युत व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, और बैठे हैं तो उनके लिए
पंखा इत्यादि, ये हम आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराते हैं। प्रसाधन भी उसमें मेन चीज़ आती है, और अगर कुछ सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है, अगर यात्रियों को दिक्कत हो रही है तो वो भी शामिल कर लेते हैं। धन्यवाद ये सब थैंक यू। मतलब कब से हो जाएगा चालू काम? ये जैसे ही हम जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बलिया में निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किए गए, जिसमें कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी शामिल रहे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा देने के क्रम में लगातार प्रयास कर रही है। वहीं परिवहन विभाग भी ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजनों को यात्रा के दौरान सुविधा प्रदान कर रहा है। वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा कि मंत्री नरेंद्र कश्यप जी के संगठन का प्रभारी भी हूं। परिवहन मंत्री ने अपने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है कि बलिया जनपद में जो काम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। आप प्रपोजल बनाकर भेजिए कि बलिया के एक भी दिव्यांगजन ऐसे न हो जिनके उपकरण नहीं मिल सका है तो उन्हें भी मिल सके। मंत्री जी, आज दिव्यांगजनों को जो है तमाम उपकरण जो है वो दिए गए, कितना बड़ा दिन है उनके लिए और सरकार क्या मानता है दिव्यांगजनों को लेकर? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं उन्होंने संचालित की है। आज पूरे देश में 75 जनपदों में जो दिव्यांगजनों से जो संबंधित जो योजनाएं हैं उसका और जो उपकरण वितरण था, आज जितने लोगों आज बलिया में रजिस्ट्रेशन कराए थे उन लोगों को सभी लोगों को जो आज यहाँ उपलब्ध हो गए हैं उनको ट्राई साइकिल से लेकर के और अपने जो कान में जो सुनने का यंत्र होता है वो सब वितरित किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका आज उद्घाटन किए और बलिया में हम लोग के राज्यसभा सांसद आदरणीय नीरज शेखर जी और हम सभी जो है जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद थे। तो आज बलिया के सभी हमारे जो छोटे बच्चों से लेकर के और जो हमारे जो भी बुजुर्ग भी हैं वो सभी लोगों को आज ट्राई साइकिल दी गई और सबको कान में जो सुनने की जो यंत्र है उसको दोनों कानों के लिए आज उपलब्ध कराया गया है। और भी जो भी यंत्र हैं जो दिव्यांगजन से संबंधित सभी को आज जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं सबको 100% आज जो है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। आप परिवहन मंत्री हैं, दिव्यांगजनों की अगर हम बात करें तो कई बार उनको दिक्कतें आती हैं कहीं आने जाने में, तो बतौर परिवहन मंत्री जो है दिव्यांगजनों को किस तरीके की सुविधाएं आपका विभाग देने? देखिए, हमारे विभाग में दिव्यांगजन को निःशुल्क जो है यात्रा के लिए पहले से व्यवस्था है और उनके लिए मैं सीटों पर भी लिखवा दिया हूँ। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और जो लोकतंत्र सेनानी और पत्रकार और हमारे जो दिव्यांगजन उनका हमारे यहाँ सीट निर्धारित रहता है। कोई यदि बैठा भी रहे और यदि वो उस समय उपलब्ध हो जाएंगे तो वो सीट खाली करनी पड़ती है। और मैं जो हमारी जो एसी बसें थी उस पर भी अब मैं जो है उन लोगों को मैं अलाउ किया हूँ कि वो लोग भी उस पर भी यात्रा कर सकते हैं। उसका रिजर्वेशन के लिए मैं एक अलग से काउंटर खुलवा रहा हूँ जहाँ पर वो केवल एक फ़ोन करेंगे उनकी जो है बुकिंग हो जाएगी। जहरीला पदार्थ खाने से पत्नी की मौत के कुछ ही देर के बाद पति ने जहरीला पदार्थ खाकर की जीवन लीला समाप्त। अपने पीछे 4 महीने के एक मासूम सहित 3 बच्चों को छोड़ गया है दंपति। पति पत्नी के बीच आपसी कहासुनी बताई जा रही है। मौत का कारण पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी पुलिस मामला शहर कोतवाली अंतर्गत मवई बुजुर्ग गांव का है। डॉक्टर साहब, अभी शाम को एक मामला आया था पॉइजन का, क्या है? अभी एक थाना मवई से एक प्रीति नाम की महिला को लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने सल्फास का सेवन किया हुआ था। उसकी हालत अति गंभीर होने के कारण कानपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के इटावा से है। आपको बता दें कि इटावा में 7 दिन से लापता कपिया बक्सी निवासी मासूम का मिला शव। संग्रामपुर सिवान के मुरुवक बेरहवा में कुएं में मिला शव। मौके पर पहुंचे एसपी अमित कुमार आनंद, सीओ इटवा हरीशचंद व थाना अध्यक्ष इटावा बिंदेश्वरी मणि तिवारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद का बयान जांच कर होगी कार्रवाई। इटावा थाना क्षेत्र के कपिया बक्सी के संग्रामपुर सिवान के मुरुवक बेरहा का है मामला। थाना इटवा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है कपिया बक्सी, जिसमें एक कुएं में एक 7 वर्षीय बच्चे की
डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में 7 जनवरी को बच्चे के गायब होने की मुकदमा थाना ईटवा में पंजीकृत किया गया था। तभी से बच्चे की तलाश चल रही थी। आज गांव वालों द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात डेड बॉडी बच्चे की दिख रही है, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि ये वही बच्चा है जो 7 तारीख को गायब हुआ था। इसमें पोस्टमार्टम करा के अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।